नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने चैनल में ओंकार टिकले फाइनेंशियल ग्रोथ। सर्वेशाम वित्त बुद्धि मतलब वित्तीय ज्ञान सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी का मिडवीक आउटलुक 6 जनवरी से 13 जनवरी तक। सबसे पहले हम इंटरनेशनल खबरों की तरफ रुख करेंगे। दोस्तों, आपको सबको पता ही होगा कि मडुरो का क्या हुआ, वेनेजुएला का क्या हुआ। इससे लंबा असर ये पड़ने वाला है कि मुझे तो चार्ट देख के ये लग रहा है कि ऑयल प्राइसेस मतलब ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस $50 तक भी नीचे जा सकते हैं। एक बार हम लोग ब्रेंट क्रूड का चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ब्रेंट क्रूड का चार्ट हम अभी देख रहे हैं। अगर ये लाइन अगर टूटी ये $58 की, तो मुझे लगता है $50 तक ब्रेंट क्रूड जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के कंट्रोल में दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स आ चुके हैं। तो वो ट्रम्प के हिसाब से वो प्राइस को बढ़ने नहीं देंगे। तो पिछले हफ्ते भी अपनी बात हुई थी, जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेंट क्रूड है तब तक वो नीचे जा सकता है और भी नीचे जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ 65 या $66 तक दिखता है, लेकिन उसके बाद वो नीचे ही आने की ज़्यादा गुंजाइश है। तो चलो इस हफ्ते का इकोनॉमिक कैलेंडर पे बात करते हैं। इस हफ्ते का कोई खास इवेंट है ही नहीं। सिर्फ 12 जनवरी को इन्फ्लेशन रेट आएगा इंडिया का, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक जो अब हमारी है वो इन्फ्लेशन रेट देखने का थोड़ा नाटक ही करती है। सब इन्फ्लेशन जो रिजर्व बैंक जो अपना इंटरेस्ट रेट तय करती है वो फेड्स के हिसाब से, फेडरल रिजर्व बैंक के हिसाब से ही तय करती है। ऐसा उनको करना ही पड़ता है। इकोनॉमिक कैलेंडर के तौर पर हमें ज़्यादा कुछ बात करने जैसा नहीं है। अभी दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट का सीज़न शुरू हो रहा है। 10 तारीख को एवेन्यू सुपरमार्ट का रिज़ल्ट है, मतलब डीमार्ट का रिज़ल्ट है। वो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। जिनका पोजीशन अगर डीमार्ट में है वो उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन 12 जनवरी को एचसीएल टेक्नोलॉजी और टीसीएस दोनों का आईटी सेक्टर का रिज़ल्ट है। उस पर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि टीसीएस निफ्टी का हैवी वेट है और आईटी सेक्टर का फ्लैग बेरर है। तो उसके रिज़ल्ट से आईटी सेक्टर के इंडेक्स पर फ़र्क पड़ सकता है, एज वेल एज निफ्टी पर भी फ़र्क पड़ सकता है। तो 12 तारीख ध्यान में रखो दोस्तों। वर्ल्ड का व्यू क्या है, पहले गोल्ड देखते हैं। गोल्ड यहाँ पर मुझे लास्ट वीक लगा था कि ये थोड़ा सा डेली कैंडल में ज़्यादा उसमें सेलिंग आ गई थी, तो नीचे शायद वो 50 मूविंग एवरेज के पास जाएगा। लेकिन ट्रम्प की वजह से और वेनेजुएला की न्यूज़ की वजह से इन्वेस्टर को सेफ हेवन ज़्यादा अच्छा लगने लगा, इसलिए गोल्ड ने वापस उछाल ले ली है। दूसरा हम लोग बात करेंगे डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई पर है, वो रहने ही वाला है। अगर किसी देश के हाथ वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स लगे हो तो उस देश के इन्वेस्टर खुश होंगे ही। अब सही गलत हम लोग इस पे बात नहीं कर सकते, लेकिन माइट इज़ राइट के हिसाब से अभी वर्ल्ड चल रहा है वो ठीक नहीं हो सकता। किसी भी देश के प्रेसिडेंट को, सिटिंग प्रेसिडेंट को ऐसे उठा के अपने देश में ले जाना, ये वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका को कोई क्या ही बोल सकता है। उसके बाद हम नैस्डैक देखेंगे। नैस्डैक दोस्तों साइडवेज है, तो हमारी आईटी कंपनियां और आईटी इंडेक्स भी बहुत दिन तक साइडवेज रहने की संभावना है। दोस्तों हमने इंडिया विक्स पर बात की थी। इंडिया विक्स बहुत ही लो चल रही थी 9.8 9.15 तक, लेकिन अब उसने उछाल ले ली है। तो 10.15 मतलब ठीक ठाक अभी इंडिया विक्स चल रही है। तो अभी बजट भी नज़दीक आ रहा है फरवरी में, तो इंडिया विक्स में शायद और इजाफा हो सकता है। मुझे लगता है 11.25 या 11.50 तक इंडिया विक्स मतलब ये लाइन पर जाने की कोशिश करेगी। तो ऑप्शन सेलर ध्यान में रखो, इंडिया विक्स बढ़ सकती है, इसीलिए आपके ऑप्शन के भाव भी बढ़ सकते हैं और टाइम डिके कम मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ओंकार टिकले फाइनेंशियल ग्रोथ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमेशा मैं पैसे की बात करता हूँ और आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। निफ्टी दोस्तों ये देखिए आप 9 EMA पर सपोर्ट ले रहा है आज, तो वैसे भी ठीक ठाक ही बात है। पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी, निफ्टी यहाँ से मुझे बुलिश दिख रहा था, तो वैसे उसने बुलिश कैंडल 3-4 मारी है, लेकिन वापस उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और पीसीआर भी ओवर बॉट हुआ था, 1.5 1.6 तक भी गया था। तो एक सेलिंग आना लाजमी है। तो ये सेलिंग मुझे दोस्तों कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती, ये सेलिंग अच्छी है, ठीक है। मुनाफा वसूली एक तरफ से निफ्टी ऊपर नहीं जाना चाहिए, धीरे धीरे ही जाना चाहिए। तो निफ्टी में मुझे बेरिश कोई संकेत नहीं दिखती। हमने ये भी करके देखा था, हमने एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से खींची थी, उसको वो रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी यहाँ से लेके, और ये तो ये ट्रायंगल के बीच निफ्टी चल रहा है। तो फिलहाल तो ठीक ही है, ऐसा कोई निफ्टी में मुझे बेरिश साइन नहीं लगता। और एक बात लास्ट हफ्ते मैंने बताई थी कि यहाँ पर बुलिश डाइवर्जन है यहाँ पर, तो निफ्टी ऊपर जा सकता है बहुत ज़ोर से। तो वैसे ही वो गया है, लेकिन 60 वो तोड़ने में कामयाब नहीं रहा, तो वापस वो 60 को RSI रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। लेकिन डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। बैंक निफ्टी की तरफ हम एक बार देखते हैं दोस्तों।
बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है, तो वो बहुत ही बुलिश है। उसको शॉर्ट करना मतलब आग को गले लगाना होगा। तो अभी तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बुलिश लॉन्ग ट्रेड लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं और 2-3% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नहीं तो उसको 50 मूविंग एवरेज पर आने दो वापस, मतलब ये ब्रेकआउट फेल होने दो। बाद में हम लोग निफ्टी बैंक को खरीदने की सोच सकते हैं। अभी एक्शन लेना ज़रूरी नहीं है। ओपन इंटरेस्ट की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। अगली एक्सपायरी का 13 जनवरी का एक्सपायरी का, तो आपको मोटा मोटी दिख रहा होगा कि 26,200 पर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन ये बदल भी सकती है, तो इसको सीरियसली मत लेना। और आज भी उन्होंने 26,200 के ऊपर कॉल राइटिंग है, ये बदल सकती है, ये 15 मिनट में बदलती है, तो उसको ज़्यादा तुल लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉट साइड 65 है, लेकिन फिर भी सेबी ने या हमारे ब्रोकर ने मार्जिन नहीं घटाया है, तो शायद उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो एक्सपायरी में जो लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शन सेलिंग का, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों चलिए हम लोग इस हफ्ते के एक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे। आईटीसी नीचे जाने का रुक ही नहीं रहा, और जाए क्यों ना, अब ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो चुका है। 13.80 उसका आरएसआई आ चुका है। तो जिनको वापस अगर आईटीसी बेचना है वो इस लेवल पे ना बेचे, उसको ऊपर आने दे, वापस उसमें शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। और बहुत बड़ी आईटीसी में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है, मतलब लोगों ने शेयर अपने उठा कर अनप्लीच करके भी बेचे हैं, तो इस बात का आप ध्यान में रखना। दूसरा एक एक्सीडेंट है रिलायंस आज का ही एक्सीडेंट है दोस्तों। तो ये कंसर्न की बात है, क्योंकि रिलायंस खुद अपने आप में एक इंडेक्स है, उसमें इंडेक्स हैवी वेट बोला जाता है, उसका इंडेक्स में वज़न बहुत ज़्यादा है। तो रिलायंस मुझे लगता है कि 1480 स्पॉट का लेवल में बोल रहा हूँ, 1480 तक, मतलब 100 मूविंग एवरेज तक इजीली आ सकता है। न्यूज़ ऐसी चल रही है कि जो उनके क्रूड ऑयल के टैंकर थे वो अमेरिका ने ब्लॉक किए हुए हैं, जो वेनेजुएला से ऑयल लेकर आ रहे हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता कि वो हमेशा के लिए वो जब्त कर लेंगे, वो कुछ ना इधर उधर करके वो अपने टैंकर छुड़ा ही लेंगे। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनके पास रिलायंस है वो होल्ड कर सकते हैं। अगर नई पोजीशन ले ली है तो रिलायंस को 1480 में आने दो। रिलायंस मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि पहले ही वो मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड शेयर है। तो अगर मुझे रिलायंस में पोजीशन लेनी है तो मैं 1480 को भी नहीं लूँगा, 1440 को जब आएगा तब देखा जाएगा। कृपया इसको रिकमेंडेशन न समझे, अपने वित्तीय सलाहकार से कृपया परामर्श करें और बाद में ही डिसीजन ले। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। दोस्तों वापस यूएसडी आईएनआर ने ऊपर छलांग मारनी शुरू की है। ये दोस्तों कंसर्न है, मतलब क्रूड ऑयल के भाव अगर नीचे भी गए तो रुपया के डिप्रिसिएशन से हमें क्रूड ऑयल की ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट अगर क्रूड ऑयल नीचे भी गया तो ऑयल का प्राइसेस, मतलब पेट्रोल डीजल का प्राइसेस कम करने की गुंजाइश कम है, क्योंकि रुपया डिप्रिसिएट हुआ है। अभी 90 रुपये 20 पैसे तक रुपया गया है। तो ये एक कंसर्न की बात है। ये जितना ऊपर जाएगा उतना निफ्टी को नीचे लाता रहेगा। ओवरऑल पीसीआर 0.68 है, तो ओवरसोल्ड ही वो दिखा रहा है। इसलिए निफ्टी का अगर हम लोग इस हफ्ते का बैंड देखें तो वो ज़्यादा नीचे तक जाने की संभावना नहीं है ऑलरेडी, मतलब 25,900 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। 25,900 से लेकर 26,400 ये बैंड में निफ्टी रह सकता है। आईसी करने वालों को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का अब नीचे का बैंड ऊपर आ चुका है। 26,000 बहुत तगड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए, और 25,900 के नीचे ही निफ्टी बेयरिश होगा। हाइकानाशी के हिसाब से हम एक बार निफ्टी देख लेंगे। ये 4 बुलिश कैंडल देके ये एक निगेटिव आ रही है, तो शायद 1 2 3 2-3 दिन और निगेटिव रह के वापस निफ्टी ऊपर जा सकता है। जब वो 26,350 पार करेगा तो बहुत ज़्यादा बुलिश होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे आरएसआई ने यहाँ पर एक 60 पर रेजिस्टेंस लिया है, और यहाँ पर भी तकरीबन लिया ही है, 61 पर लिया है एक रेजिस्टेंस। तो ये अगर आरएसआई पार करेगा तो निफ्टी वापस बहुत ज़्यादा बुलिश होने की संभावना है। एक बार इस हफ्ते के ट्रेंड के लिए हम लोग ओवरली चार्ट पर जाकर देखेंगे दोस्तों। ये देखिए वही ट्रायंगल पे वो निफ्टी घूम रहा है, तो यहाँ पर आकर, मतलब इस 26,000 ये सपोर्ट मैंने आपसे पहले ही बोला है, 26,000 को आकर निफ्टी वापस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जब ये वो निफ्टी ट्रायंगल तोड़ेगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना है। तो नेक्स्ट वीक के सेक्टर की बात अगर हम लोग करने जाए तो दोस्तों मुझे फार्मा सेक्टर निफ्टी का सबसे अच्छा लग रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास आकर वो कंसोलिडेट हो रहा है। अगर आप देखें तो ये उसने रेंज बनाई है ठीक ठाक से। ये रेंज के बाहर जब पूरा कैंडल ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज करेगा तभी हम निफ्टी फार्मा में लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं, या उसके स्टॉक के हिसाब से अपनी लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन उस पर और एक हर्डल है 23,600 और ऊपर 23,900, ये पार करने के बाद निफ्टी फार्मा ऊपर जा सकता है। अभी फार्मा सेक्टर का मेजर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, क्योंकि यूएस से अगर हमारे रिलेशन
बिगड़े हैं तो वो शायद ज़्यादा ड्यूटी लगा सकते हैं। जब तक ट्रेड डील नहीं होता तब तक हम लोग डिसिसिव फार्मा सेक्टर ऊपर जाएगा ऐसे मुझे नहीं लगता, लेकिन वो नीचे भी नहीं जाएगा क्योंकि अमेरिका ज़्यादा अगर फार्मा सेक्टर पर अगर ड्यूटी लगा दे तो उनका ज़्यादा नुकसान होगा, ये वो जानते हैं। निफ्टी मेटल के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बुलिश पोजीशन बनाने का कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता क्योंकि ये ओवर एक्सटेंडेड है और 85 पर उसका RSI गया है। तो मुझे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो निफ्टी मेटल में या मेटल के स्टॉक्स में ठीक नहीं लगता। जिन्होंने पहले पोजीशन ली है वो होल्ड कर सकते हैं और हाइकनेशे के हिसाब से अभी एक भी बेरिश कैंडल भी नहीं आया। अगर आया भी तो उस पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहेगा। दोस्तों दूसरा एक मेंशन करने जैसा सेक्टर है निफ्टी CPSE इंडेक्स। CPSE इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक होते हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, BEL होता है, पावर ग्रिड, कोचिन शिपयार्ड जैसे कंपनियां होते हैं। मतलब गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर हेवीवेट कंपनियां होती है इंजीनियरिंग की, वो इसमें होती है। तो CPSE इंडेक्स अपने स्विंग हाई को तोड़ने वाला है ऐसा मुझे अभी लग रहा है और उसने RSI में ने भी बुलिश डाइवर्जन दिया है। तो इस सेक्टर के कंपनियों को आप ट्रैक करें और अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अपना पोजीशन साइजिंग के हिसाब से इसमें ट्रेड आप ले सकते हैं। सो निफ्टी का मिडवीक प्रेडिक्शन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि निफ्टी नीचे 25,900 या 26,000 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर 26,350 ये उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं निफ्टी में। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।